दोस्तों, ये कहानी है एक आम आदमी की जो अपने अतीत से भागते हुए एक नई जिंदगी शुरू करता है। जॉन डिसिल्वा, जो कि केरल में अपनी बेटी खुशी और दोस्त जैकी के साथ शांति से रह रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब बब्बर शेर का गैंग उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। वो अपने पुराने दुश्मनों से जूझता है, अपनी बेटी को बचाता है और फिर एक मिशन पर निकल पड़ता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने पुष्पा 2 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, लिंक नीचे है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत ऐसे होती है कि मुंबई के एक बड़े डॉकयार्ड पर सीन सेट होता है। वहाँ पर एक बड़ा सा जहाज खड़ा होता है और उसमें से भारी भरकम कंटेनर्स उतारे जा रहे होते हैं। फिर उन कंटेनर्स को ट्रकों की मदद से एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाता है। अब जैसे ही ये कंटेनर्स वहाँ खुलते हैं, सीन पूरा पलट जाता है। अंदर से जवान लड़कियाँ निकलती हैं। यहाँ से हमें साफ समझ आ जाता है कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर रहे हैं, यानी जवान लड़कियों को यहाँ से वहाँ सप्लाई करते हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। इतने में पुलिस वहाँ रेड मारती है। एक पुलिस वाला पूरे जोश में अंदर घुसता है और सारे गुंडों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे मामला और सीरियस हो जाता है। पुलिस ऑफिसर को अचानक एक वीडियो कॉल आती है। वो कॉल उठाने पर उसे पता चलता है कि जिन गुंडों को उसने पकड़ा है, उनके गैंग वालों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वो लोग धमकी देते हैं कि अगर उसने उनका कुछ बिगाड़ा तो उसकी बेटी को मार देंगे। ये सुनकर वो पुलिस वाला पूरा घबरा जाता है। लेकिन उसी वक्त पकड़े गए गुंडों में से एक बंदा, जो छोटा सा लेकिन बड़ा शातिर दिखता है, आगे आता है। वो पुलिस वाले से बोलता है, साहब, लगता है आप नहीं जानते कि आपने किन लोगों को पकड़ा है। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और उनका बॉस वो तो और भी पावरफुल है। पूरे शहर में उसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। अब ये सुनकर पुलिस वाला और टेंशन में आ जाता है। फिर वो छोटा आदमी पुलिस वाले से पूछता है, वैसे आपको हमारे बारे में खबर किसने दी, क्योंकि हमारे धंधे की खबर बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। पुलिस वाला बोलता है, एक अनजान आदमी ने मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी। जब वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है, आवाज किसी और की नहीं, सलमान खान की होती है। बस ये सीन यहीं खत्म होता है। जैसे ही ये बात जाफर को पता चलती है, उसका खून खौल उठता है। वह अपने आदमियों से कहता है, जो भी ये रिकॉर्डिंग भेजने वाला आदमी है, उसे हर हाल में पकड़ो और 15 दिनों के अंदर अंदर खत्म कर दो। इसके बाद सीन बदलता है और हम कहानी के हीरो वरुण धवन को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वरुण का नाम जॉन है और वह इस वक्त केरल में रहकर एक बेकरी चला रहा है। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण है, लेकिन खास बात यह है कि उसकी एक प्यारी सी बेटी है जो उसकी दुनिया है। जॉन अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि दोनों एक दूसरे को बेबी कहकर बुलाते हैं। जॉन की पूरी जिंदगी उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। वह उसे स्कूल छोड़ता है, वापस लाता है, उसका होमवर्क करवाता है, खाना खिलाता है और घुमाने भी ले जाता है। इन सब कामों में जॉन को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जॉन एक डरपोक किस्म का इंसान है। अगर कोई उससे ऊंची आवाज में बात कर दे तो वह डरकर तुरंत माफी मांग लेता है। आगे कहानी में पता चलता है कि जॉन अक्सर अपनी बेटी को स्कूल ले जाने में लेट हो जाता है। इस वजह से उसकी बेटी की क्लास टीचर उसे बार बार टोकती रहती है। लेकिन धीरे धीरे वह टीचर जॉन के मासूमियत और केयरिंग नेचर को नोटिस करने लगती है और उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद टीचर बहाने से जॉन की बेकरी में भी आने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब टीचर और जॉन की बातचीत बढ़ती है। एक दिन टीचर जॉन और उसकी बेटी तीनों चर्च के पास मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उसी वक्त एक लड़की, जिसे तस्करी के लिए पकड़ा गया था, किसी तरह वहाँ से भागकर सीधा चर्च के पास पहुँच जाती है। लड़की को देखकर टीचर तुरंत उसे पहचान लेती है और बिना जॉन को बताए उसे उसकी गाड़ी में छुपा देती है। इसके बाद टीचर जॉन से उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है। जॉन उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी ड्राइव करता है। लेकिन जैसे ही वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, टीचर चुपचाप गाड़ी के पीछे से उस लड़की को निकालकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। टीचर का मकसद होता है उस लड़की के साथ हुए अन्याय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। इसी बीच जॉन की बेटी भी उत्सुकता में पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अपनी बेटी को अंदर जाते देख जॉन भी उसके पीछे भागता है। लेकिन इस पूरे समय जॉन का पुलिस स्टेशन के अंदर घबराना कुछ अलग कहानी बयां करता है। ऐसा लगता है कि उसका पुलिस स्टेशन से या फिर पुलिस से कोई पुराना रिश्ता है। जब टीचर और जॉन लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। वही पुलिस ऑफिसर जिसने पहले इस गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, अब उसी गैंग के लिए काम कर रहा है। यह पता चलता है कि गैंग ने उसकी अपनी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसे मजबूर किया है उनके लिए काम करने पर। शिकायत दर्ज होने के बाद जैसे ही सब अपने अपने घर लौटते हैं, पुलिस ऑफिसर चुपके से जाफर और उसके गैंग को खबर दे देता है। वह जॉन का नाम और पता भी बता देता है और कहता है कि इसी आदमी ने तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद गैंग का मुखिया और उसके लोग सीधा जॉन के घर पहुंचते हैं। वे जॉन को घर से बाहर बुलाकर बुरी तरह पीटते हैं। उसी समय वह पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंचता है। जाफर उसकी बेटी को वापस लौटा देता है और कहता है, तूने अपना काम ठीक से किया है। कहानी में अब बड़ा मोड़ आता है। जाफर के आदमियों से जॉन की पिटाई के बाद पुलिस ऑफिसर जाफर से कहता है, अब तू यहाँ से निकल जा, लेकिन याद रखना ये आदमी साधारण नहीं है। यहीं पर खुलासा होता है कि वह पुलिस ऑफिसर जॉन को अच्छी तरह जानता है। वह जाफर और उसके आदमियों को बताता है कि जॉन का असली नाम सत्य वर्मा है और वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मुंबई का एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर रह चुका है।
पुलिस ऑफिसर बताता है कि सत्य वर्मा एक समय मुंबई शहर में डीसीपी के रूप में तैनात था। वह बुरे लोगों के लिए कहर था और अगर उन्होंने उसे और ज्यादा परेशान किया तो वह उन्हें खत्म कर देगा। इतना सुनते ही जॉन, जो अब तक चुपचाप पिटाई सह रहा था, अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह एक एक करके सबको बुरी तरह पीटने लगता है। कुछ ही समय में वह उन सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद कहानी 6 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहां सत्य वर्मा की असली पहचान और उसकी जिंदगी दिखाई जाती है। 6 साल पहले सत्य वर्मा मुंबई शहर में डीसीपी के रूप में अपॉइंटेड था। वह न सिर्फ एक बहादुर और पावरफुल पुलिस ऑफिसर था, बल्कि उसकी वजह से मुंबई शहर में अपराध लगभग खत्म हो गया था। सत्य वर्मा की बहादुरी और ईमानदारी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे और जनता उसे एक हीरो की तरह मानती थी। फ्लैशबैक में एक घटना दिखाई जाती है जहां कुछ गुंडे एक गवर्नमेंट स्कूल में घुसकर शराब पीते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने से रोकते हैं और जो भी उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है उसकी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। यहाँ तक कि जब एक पुलिस वाला उन्हें रोकने आता है तो वे उसका सिर तक फोड़ देते हैं। स्थिति बेकाबू होने पर डीसीपी सत्य को बुलाया जाता है। सत्य बिना समय गंवाने स्कूल पहुँचता है और सभी गुंडों की जमकर धुनाई करता है। वह न सिर्फ उन्हें वहाँ से भगाता है, बल्कि ऐसा सबक सिखाता है कि वे दोबारा वहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। इस घटना के बाद स्कूल के बच्चे और वहाँ की जनता बहुत खुश हो जाती है। सत्य वर्मा की बहादुरी और न्यायप्रियता की यह छवि लोगों के दिलों में उसकी जगह को और मजबूत कर देती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहाँ सत्य वर्मा का अतीत उसकी वर्तमान जिंदगी में नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है। आगे कहानी में हम डीसीपी सत्य वर्मा की फैमिली से मिलते हैं। सत्य वर्मा अपनी माँ के साथ रहता है और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। एक दिन सत्य अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ छोटे बच्चे दिखते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। स्थिति की जांच करते हुए उसे पता चलता है कि कुछ लोग छोटे बच्चों को किडनैप कर उन्हें अपाहिज बनाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। इस बात को जानकर सत्य वर्मा का खून खौल उठता है। वह तुरंत उन गुंडों को पकड़ता है और उनकी जमकर पिटाई करता है। इसके बाद वह घायल बच्चों को अस्पताल लेकर जाता है ताकि उनका इलाज हो सके। यहीं पर फिल्म की हीरोइन डॉक्टर मीरा की एंट्री होती है। मीरा उन बच्चों का इलाज करती है, लेकिन वह उन गुंडों की हालत देखकर गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि उन्हें इस हालत में किसने पहुंचाया। जब उसे पता चलता है कि यह सब सत्य वर्मा ने किया है, तो वह उसे डांटने लगती है। सत्य वर्मा उसे स्थिति समझाते हुए बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे गुंडे बच्चों को अपाहिज बनाकर भीख मंगवा रहे थे। सत्य वर्मा की यह बात सुनकर मीरा का गुस्सा शांत हो जाता है और वह उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता से प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे मीरा और सत्य वर्मा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ती हैं और यह रिश्ता प्यार में बदल जाता है। कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। यहाँ से कहानी एक बड़े मोड़ पर जाती है, जहाँ हम फिल्म के मुख्य विलेन बब्बर शेर से मिलते हैं। बब्बर शेर एक खतरनाक अपराधी है जो लड़कियों की तस्करी और उन्हें सप्लाई करने जैसे घिनौने काम करता है। उसकी ताकत और रुतबा इतना ज्यादा है कि मुंबई के बड़े बड़े मंत्री भी उसके घर आकर उसे सलाम करते हैं। बब्बर शेर के पास इतनी दौलत और पावर है कि वह पूरी मुंबई की सरकार को अपनी जेब में रखता है। वह हर अवैध काम को अपनी शर्तों पर करवाता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सत्य वर्मा और बब्बर शेर का आमना सामना होना तय है। सत्य वर्मा के न्याय के प्रति समर्पण और बब्बर शेर के अपराधों के बीच यह टकराव पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। बब्बर शेर का एक बेटा भी है, लेकिन वह बहुत ही अयाश है, जो सिर्फ दारू पीना, घूमना फिरना और झगड़ा करना पसंद करता है। अब एक दिन बब्बर शेर का बेटा अपने बहुत से दोस्तों के साथ मिलकर एक स्कूल की बच्ची को किडनैप करता है, उसे अपनी कार में ले जाता है। दूसरी ओर हमने देखा है कि जब स्कूल की बच्ची गायब हो जाती है तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए वे सीधे पुलिस में शिकायत करते हैं जहां बच्ची गायब होती है। जब वे पहुंचते हैं, वे डीसीपी सत्य को बताते हैं कि उनकी बेटी 10वीं में पढ़ती है लेकिन घर नहीं पहुंची, इसलिए वे चाहते हैं कि वह किसी तरह से उनकी बेटी को खोजें। सत्य ने मामले को सुनते ही अपने हाथों में ले लिया और फिर अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ जांच शुरू की। लेकिन जब सत्य वर्मा अपनी टीम के साथ उस बच्ची के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बच्ची जिंदा जल रही है, क्योंकि उसे किडनैप करने वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। यह देखते ही वह टीम और एम्बुलेंस को तुरंत बुला लेता है। फिर सत्य वर्मा को डॉक्टर से पता चलता है कि जो लोग बच्ची को किडनैप किए थे उन्होंने मिलकर उसके साथ रेप किया था और अंततः उसे जिंदा जला दिया। सत्य वर्मा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह मामले में जांच करता है और पता चलता है कि बब्बर शेर का बेटा उस बच्ची को मार डालता है। बब्बर शेर के घर जाकर सत्य वर्मा को पता चलता है कि बब्बर शेर ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है। बब्बर शेर डीसीपी सत्य वर्मा को चुनौती देते हुए कहता है कि जब मेरा बेटा तेरे सामने आएगा तो तू उसे सल्यूट करेगा। यह सुनकर सत्य वर्मा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्य वर्मा इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं करता। वह बब्बर शेर के बेटे और उसके उन सभी दोस्तों को पकड़ लेता है जिन्होंने बच्ची के साथ यह घिनौना अपराध किया था। इसके बाद सत्य वर्मा उन्हें सबक सिखाने के लिए वही सजा देता है जो उन्होंने बच्ची को दी थी, उन्हें जिंदा जलाकर मार देता है। जब बब्बर शेर को यह पता चलता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है तो वह तुरंत उसकी लाश के पास पहुंचता है और उसे देखकर फूट फूट कर रोता है। वहीं
सत्य वर्मा क्राइम सीन पर आता है और बब्बर शेर को बता देता है कि उसके बेटे को उसने ही मारा है। यह कहकर सत्य वर्मा वहाँ से चला जाता है। बब्बर शेर, जो बेहद खतरनाक और ताकतवर व्यक्ति है, यह सुनते ही ठान लेता है कि वह सत्य वर्मा को न केवल बर्बाद करेगा बल्कि उसे जान से भी मार डालेगा। दूसरी ओर सत्य वर्मा भी तैयारी में जुट जाता है। वह बब्बर शेर के खिलाफ मौजूद पुराने मामलों की फाइलें निकालता है और सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। अदालत में पेशी के बाद बब्बर शेर को 3 साल की सजा हो जाती है। हालांकि बब्बर शेर इतना पावरफुल होता है कि वह आसानी से जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन वह फैसला करता है कि वह सजा पूरी करेगा और फिर बाहर आकर अपना बदला लेगा। दूसरी तरफ सत्य वर्मा अपनी जिंदगी में खुशहाल हो जाता है। वह मीरा से शादी करता है और उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है। उनका परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। उनकी बेटी के 2 साल पूरे होने पर वे उसका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसी रात उनके घर पर अचानक हमला हो जाता है। इस हमले में कोई मीरा पर गोलियां चला देता है और कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। इसके बाद कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। बब्बर शेर अपने कई आदमियों के साथ डीसीपी सत्य वर्मा के घर पर पहुंचता है। वह सत्य वर्मा को उसके बेटे की मौत और अपनी जेल की सजा का दोषी ठहराता है और बदला लेने के लिए उसे भी 2 गोलियां मार देता है। यही नहीं, बब्बर शेर सत्य वर्मा की मां को भी गोली मारकर जान से खत्म कर देता है। इसके बाद बब्बर शेर देखता है कि सत्य वर्मा की छोटी बेटी बाथटब में नहा रही है। वह टब के नल को खुला छोड़ देता है ताकि पानी से भरकर बच्ची डूबकर मर जाए। इतना ही नहीं, वह घर की सभी गैस पाइपलाइनों को खुला छोड़ देता है, जिससे गैस पूरे घर में फैल जाती है। इसके बाद वह माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम फॉयल डाल देता है ताकि जल्द ही विस्फोट हो और पूरा घर उड़ जाए। यह सब करके बब्बर शेर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मीरा को थोड़ी सी चेतना वापस आती है। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए अपनी बेटी को बाथटब से बाहर निकालती है और नीचे लेकर आती है। इसके बाद वह अपने घायल पति सत्य वर्मा के पास जाती है और उससे वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी के लिए जिंदा रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। यह कहते ही मीरा की जान चली जाती है। सत्य वर्मा किसी तरह अपनी बेटी को लेकर जलते हुए घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनका पूरा घर गैस विस्फोट की वजह से उड़ जाता है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया को लगता है कि डीसीपी सत्य वर्मा और उसका पूरा परिवार इस हादसे में मारा जा चुका है। इस त्रासदी के बाद सत्य वर्मा फैसला करता है कि अब वह अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा और इन सब चीजों से दूर हो जाएगा। वह मुंबई छोड़कर केरल चला जाता है, जहां वह अपनी पहचान बदलकर जॉन नाम रख लेता है। वहां वह एक बेकरी खोलकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता है। सत्य वर्मा, जो अपनी बेटी के साथ एकदम नई जिंदगी सेट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसी के घर बब्बर शेर के गुंडे उसे ठिकाने लगाने के लिए धावा बोल देते हैं। अब जैसे ही ये सब गड़बड़ चल रहा होता है, उसकी टीचर जो है वो ये सब देख लेती है। अब यहीं से पता चलता है कि ये टीचर कोई साधारण टीचर नहीं है, बल्कि एक धांसू आईपीएस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर लगी हुई है। टीचर असल में बब्बर शेर के पूरे गैंग पर नजर रख रही थी और अपनी असली पहचान छुपाकर काम कर रही थी। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट बढ़ता है। बब्बर शेर को खबर लग जाती है कि ये डीसीपी सत्य वर्मा जिंदा है और उसके बंदों की छुट्टी कर रहा है। अब बब्बर शेर आग बबूला हो जाता है और ठान लेता है कि इस बार सत्य वर्मा और उसकी बेटी दोनों को खत्म करके ही दम लेगा। एक दिन जब सत्य वर्मा की बेटी स्कूल ट्रिप पर जाती है, बब्बर शेर इतना नीच कदम उठाता है कि स्कूल बस को नदी में गिरवाने की कोशिश करता है। पर सही वक्त पर सत्य वर्मा वहाँ पहुँच जाता है और हीरो बनकर सब बच्चों की जान बचाता है। अब ये सब देखकर वर्मा साहब का खून खौल उठता है। वह सोचता है ये किसने किया होगा, और तभी बब्बर शेर का फोन आता है। फोन पर बब्बर शेर सीधा बोलता है, देख ये मैंने करवाया, मुझे पता है तू और तेरी बेटी जिंदा है, अब देख कैसे तुझे और उसे मिटा दूंगा। अब ये सुनकर सत्य वर्मा का धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है अब और भागने का क्या फायदा, अब तो भिड़ना ही पड़ेगा। कहानी में क्लाइमैक्स ऐसा है कि सत्य वर्मा ने ठान लिया कि बब्बर शेर के साम्राज्य को मिटाना ही है। वो अपनी बेटी को टीचर के भरोसे छोड़ता है और सीधे मुंबई पहुंचता है। वहाँ वो बब्बर शेर के नेटवर्क को तहस नहस कर देता है, एक एक गुंडे को खत्म करता है और बब्बर शेर को कमजोर कर देता है। बब्बर शेर को जब ये सब पता चलता है तो उसकी बौखलाहट 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। गुस्से में वो सत्य वर्मा की बेटी और टीचर दोनों को किडनैप करवा लेता है और उसे अपने पास बुलाने की खबर देता है। लेकिन सत्य वर्मा भी कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही सत्य वर्मा बब्बर शेर के अड्डे पर पहुंचता है, वहाँ क्या फाइट सीक्वेंस दिखाया है। सत्य वर्मा अपने दम पर उसके सारे गुंडों की धुनाई करता है और अंत में बब्बर शेर को उन लड़कियों के हवाले कर देता है जिन्हें उसने एक वक्त पर शोषण के लिए पकड़वाया था। वो लड़कियां अपनी ताकत दिखाती हैं और बब्बर शेर को खत्म कर देती हैं। लेकिन ठहरो, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि 2 साल बीत चुके हैं। एक ब्रिटिश आदमी जो असली मास्टरमाइंड है, बोट पर इंडियन लड़कियों को बेचने की कोशिश कर रहा है। वो असल में वही इंसान है जिसके लिए बब्बर शेर लड़कियों की सप्लाई करता था। फिर मुंबई के कमिश्नर से उसकी मुलाकात होती है। कमिश्नर कहता है, हमारे देश में लड़कियों की तस्करी का ये धंधा खत्म हो चुका है और इसे खत्म करने वाला कोई और नहीं, सत्य वर्मा है। आखिरकार फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आता है कि सब हैरान रह जाते हैं। कमिश्नर पहले ही घोस्ट गैंग के एजेंट्स को पकड़कर शिप पर ले आया होता है और उसी के साथ सत्य वर्मा को भी दिखाता है।
कमिश्नर कहता है यह घोस्ट गैंग का लीडर है और हमने इसे पकड़ लिया है, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कमिश्नर अचानक बोलता है लेकिन इस गैंग का असली खतरा तो कोई और है, वो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। और तभी एक नकाबपोश शख्स की एंट्री होती है। उसकी चाल ढाल से पहले ही माहौल गर्म हो जाता है। आते ही वो अकेले दम पर सारे गुंडों को चित कर देता है। फिर जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है वो और कोई नहीं सलमान खान है, यानी एजेंट भाईजान। इसके बाद एजेंट भाईजान और एजेंट सत्यवर्मा मिलकर उस ब्रिटिश मास्टरमाइंड को खत्म कर देते हैं। यहीं पर घोस्ट गैंग का पूरा सफाया हो जाता है। एजेंट भाईजान इस सीन में अपनी अगली मूवी को टीज करते हैं। उन्होंने इशारा दिया कि उनकी अगली फिल्म में वो और वरुण धवन साथ दिख सकते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये मूवी एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनेगी। इसी धमाकेदार सीन के साथ ये फिल्म खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे ढेर सारी उम्मीदें और एक्साइटमेंट छोड़ जाती है। यह थी बेबी जॉन फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने पुष्पा 2 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।